यहाँ मौजूद सभी लाभार्थियों को, सभी कर्मचारियों को मेरी तरफ से, प्रदीप सिंह की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। सर्वप्रथम मैं उत्तर प्रदेश सरकार, यूपीसीडा और आरएम ऑफिस अलीगढ़ एंड आगरा दोनों का ही शुक्रगुजार हूँ कि उनके माध्यम से हम आप तक जुड़ सके और विश्व शक्ति कार्यक्रम के जो मिशन पिलर्स हैं उनकी जानकारी आप तक पहुंचाने में सक्षम हो सके। आज का कार्यक्रम मुख्यतः इस बात पर निर्भर होगा कि हमें आर्थिक साक्षरता किस तरीके से हम ला सकते हैं, महिलाओं के बीच में भी और अपने कर्मचारियों के बीच में भी। आर्थिक साक्षरता से जिस तरीके से आप समझ पाते हैं, आप लोग बैंक भी जाते होंगे, आप लोग अलग अलग म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करते होंगे और इसी तरीके से कई सारी स्कीम्स और कई सारी पॉलिसीज जो हैं गवर्नमेंट की, उत्तर प्रदेश सरकार की, उनका भी वहन करते होंगे। मैं पहले यहाँ जानना चाहूंगा कि यहाँ पे जितने भी कर्मचारी आपके संस्थान में हैं, क्या इन सब ने इन सबका इंश्योरेंस हो रखा है ईसीआईसी के थ्रू या ईपीए, इन सबका पीपीएफ है क्या? जो आपके हेड हैं या आपके यहाँ से जो इंचार्ज हैं वो जरा काइंडली अनम्यूट कर लें अपने आप को। जी जी सर, है सर, सभी का है। अच्छा, तो ये बताइए कि कोविड के दौरान में किसी भी इंसान ने या किसी ने बोला कि पीपीएफ में से पैसा निकालना है आपके यहाँ पे, ऐसा किसी ने भी मांग की हो? मतलब पैसा निकालने की या पैसा ना निकालने की? पैसा निकालने के लिए। हाँ सर, कई लोगों के आए थे। हाँ, क्योंकि गवर्नमेंट ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने और गवर्नमेंट ने बोला था कि क्योंकि कोविड है, कोविड की टाइम पे बहुत सारी समस्या हैं और लोगों ने अपने अपने पीपीएफ में पैसा जमा किया हुआ है, कई सालों से जमा करते आ रहे हैं। हर महीने एक मियाद है, उसके हिसाब से वो जमा करते हैं। कोई 500 रुपये जमा करता है, कोई 1500 कर रहा है, कोई 2000 कर रहा है। ये अपने अपने कम से कम मतलब जो लेवल है उससे ऊपर एक हमेशा आदमी कर ही रहा है। लेकिन सरकार ने ये सहायता मुहैया कराने के लिए बोला कि जब कोविड हुआ कि अपने अपने पीपीएफ से भी पैसा निकाल सकते हैं आप। यूजुअली ये जो सुविधा थी ये ऐसा था कि ये सिर्फ 5 साल बाद ग्रेचुइटी वाले से निकाल सकते थे, 15 साल के बाद ही आप पीपीएफ से पैसा निकाल सकते थे। लेकिन क्योंकि कोविड आया इसलिए सहायता दी गई, इसलिए सरकार ने ये कदम उठाया। मैं यहाँ जानना चाहूंगा आप में से कितने लोग के पास बैंक अकाउंट है? मेरे हिसाब से सबके पास बैंक अकाउंट होगा क्योंकि सभी की सैलरी बैंक में जाती होगी। जी जी। तो आप में से कितने लोग अपने आप बैंक का फॉर्म भरते हैं? कोई बताना चाहेगा? ये सब लोग भरते हैं अपने आप ही? कोई भी अपने आप को अनम्यूट करके बता सकता है। ऐसा कोई है जो बैंक में खुद फॉर्म नहीं भरता हो? चलिए, अच्छी बात है कि मैं देख पा रहा हूँ सारे लोग जेंट्स हैं और सब मैक्सिमम अपने आप फॉर्म भर के अपने आप पैसे निकाल के आते हैं या जमा करते हैं। लेकिन आप ये बताइए कि आपके यहाँ पे जो महिलाएं हैं, क्या वो बैंक जाती हैं? जी। तो आपके घर में जो माता हैं या बहनें हैं जो बैंक जाती हैं, खुद ये फॉर्म भर पाती हैं? जी सर। जिस किसी के घर में भी ऐसा है कि वो महिलाएं अपने आप फॉर्म नहीं भर पा रही हैं, आप लोग एक काम जरूर करिएगा कि कभी बैंक जाइएगा, बैंक से 2 फॉर्म जरूर लेके आइए, बैंक का विड्रॉल फॉर्म और बैंक का डिपॉजिट फॉर्म। जब बैंक का ये दोनों फॉर्म लेके आए, घर में कितने भी बच्चे हैं, जैसे लड़कियां हैं अगर 8वीं पास हैं या 10वीं पास हैं और महिलाएं हैं, बहनें हैं जो ये नहीं जानती, उनको एक बार फॉर्म जरूर दिखाइए। फॉर्म दिखाइए, उनको बताइए कि फॉर्म किस तरीके से भरा जाता है, कि कहाँ पैसा भरना है लिखा जाएगा, कहाँ तारीख भरनी है लिखा जाएगा, किसके नाम पे भरना है, कहाँ साइन होना है, कैसे जमा होता है, कहाँ स्टैंप लगता है, क्या चीज वापस मिलती है जब आप जमा करते हैं। तो आपको पता कैसे चलेगा कि मैंने जमा कर रखा है? कल को आपने पैसा जमा किया और आपको बैंक में जाके फिर से पूछना है तो आप कैसे पता करेंगे? ये चीजें महिलाओं को भी अपने यहाँ पे अपने परिवार में जाके सिखाइए, अपने आस पड़ोस में लोगों को सिखाने की कोशिश करिए। अब आप लोग शायद सब लोग क्या बोलते हैं, एटीएम कार्ड का भी इस्तेमाल करते होंगे। मेरे समझ से लगभग सभी लोग एटीएम कार्ड में जाके आजकल पैसे निकालते हैं। क्या इस तरीके से आप महिलाओं को अपने यहाँ पे बता रहे हैं कि एटीएम कैसे यूज किया जाता है? कोई कुछ बोलना चाहेगा इस सिलसिले में? आपके यहाँ पे डॉटर्स होंगी, महिलाएं होंगी, लड़की बच्चियां होंगी, क्या वो खुद अपने आप पैसे निकालने जाती हैं?
सर जाती है सर। हाँ जी, तो जैसे जाती हैं तो क्या वो अपने आप खुद ही निकाल लेती कि आप उनकी हेल्प कर रहे हैं? सर इंडिविजुअली। इंडिविजुअली। ग्रेट, ग्रेट टू लिसन दिस। जिस किसी के यहाँ भी ऐसा नहीं है, देखिए जब गवर्नमेंट ने फैसिलिटी दे रखी है कि आपके पास डेबिट कार्ड है, आपके पास कार्ड है और आप एटीएम से जाके पैसा निकाल सकते हैं, तो उनको इस काबिल बनाइए कि वो जाके अपने आप खुद जाएं। एटीएम कार्ड में किस तरीके से एटीएम कार्ड जाते हैं, एटीएम कार्ड में किस तरीके से पैसे निकाले जाते हैं, क्या क्या उसमें सावधानियां बरतनी है, कैसे आपको पासवर्ड का यूज करना है, पासवर्ड बिल्कुल नहीं बताना है। इन सब चीजों को उन तक पहुंचाइए जरूर, क्योंकि यूजुअली है क्या, जेंट्स को हर जगह पता है ये चीज, लेकिन मैं जितने भी जगह वर्कशॉप किया, जितने जगह ऑफलाइन भी वर्कशॉप करता हूँ, ऑनलाइन भी करता हूँ, महिलाओं को इसका ज्ञान कम है या उन तक नहीं बताया जा रहा है। आपको उनको पैसा तो मिल जाता है, जैसे वो बैंक जाती है, कुछ महिलाएं ऐसी हैं कि वो बैंक जाती है किसी और से फॉर्म भरवाती। इसी तरीके से एटीएम कार्ड जिनका है महिलाओं का, कार्ड तो एटीएम कार्ड महिलाओं के नाम पे, लेकिन वो हमारे पुरुष जितने हैं वो उनके पति या उनके बच्चे जो हैं, उनके भाई जो हैं वो यूज कर रहे हैं। तो कोशिश करिए उनको भी ऑफकोर्स इतना पता लग सके कि वो एटीएम कार्ड को कैसे यूज कर रहे हैं। अगर हम इतना भी कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो जो आर्थिक साक्षरता की बात है वो हम कन्वे कर पाएंगे, वहां तक पहुंचा पाएंगे। अब मैं आता हूँ कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं किस तरीके से, जैसे आप लोग ईएसआईसी के थ्रू या ईपीएफ के थ्रू करवा आपने पैसा दिया है, आपको पता ही है ईपीएफ का पैसा या ईएसआईसी का पैसा किस किस काम आता है, कोई बता पाएगा? ईएसआईसी का पैसा है ये किस काम में? प्लीज कम अगेन। ईएसआईसी का पैसा किस काम में आता है, कोई बताना चाहेगा? पता नहीं है सर ये ऐसा है कि पैसा आपका जब बीमार होते हैं आप उसकी क्लेम करने के लिए। हाँ जी, और कितना होता है क्लेम पे? सर अप टू आई थिंक 2 लाख। हाँ जी, देखिए दो चीजें हैं, जब ईएसआईसी में आप अपना पैसा जमा कर रहे हैं तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि ईएसआईसी से होता क्या है। सपोज जैसे आप लोग कारखाने में काम कर रहे हैं और कोई हादसा हो जाता है कारखाने में, ठीक है, उसमें किसी का एक्सीडेंटली किसी के कोई अंग मतलब कुछ इंजरी हो जाती है, उसके लिए पैसा मिलता है। और इसी तरीके से कोई एक्सीडेंट में या किसी की अकस्मात मृत्यु हो जाए या किसी कोई ऑर्गन को हमें इम्प्लांट करना पड़ जाए, उसके खर्चे के लिए ईएसआईसी के माध्यम से पैसा निकाला जाता है। ब्याज जो है वो मैक्सिमम जो है वो 2 लाख रुपए से निकाल सकते हैं, लेकिन आप लोग के पास अगर ईएसआईसी नहीं होगा तो ये सुविधाएं लेना मुश्किल हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आप ईपीएफओ की मैं बात करूं तो ईपीएफओ से क्या सुविधा मिल सकती है, आप लोग बताएं। खुद ही आप ही लोग क्योंकि बता कर रहे हैं तो आपको पता रहना चाहिए कि ईपीएफ से क्या होता है। हमारा पेंशन फंड है, हमारा एक तरीके से फंडिंग होती है, उसपे एक तो हमें टैक्स रिबेट मिलती है, दूसरा हमारा फ्यूचर के लिए आफ्टर 60 ईयर्स हमें कॉर्पस मिलने की पूरी संभावना होती है, उसके बाद पेंशन मिलने की संभावना होती है। हाँ जी, ये देखिए ये एक इन्होंने एक पहलू बताया, मैं आपको एक पहलू और बताता हूँ, बहुत अच्छा पहलू है जो अमूमन हम जब समझते हैं कि ईपीएफ की बात हो रही है तो हमें ये पता है कि वो ईपीएफ जो है पैसा है वो पेंशन के काम आ रहा है, वो हमारे फ्यूचर में जब हम बूढ़े हो जाएंगे पेंशन के तरीके से हमें काम करेगा। एक फायदा और है ईपीएफ का ही, वो फायदा ये है कि जब हमारे बच्चे जब स्कूल कॉलेजेस में पढ़ रहे होंगे और उनके पढ़ने की जो फीस अगर ज्यादा होगी या कुछ ऐसी चीज होंगी जहाँ पे स्कॉलरशिप की उनको रिक्वायरमेंट होगी, तो यही ईपीएफ का पैसा भाई मैं लॉग आउट करूँ, ठीक है भाई लिया था। अरे मैं ऐसे नहीं कर पाऊंगा, पल पे आते रहेंगे, यही ईपीएफ का पैसा आपके काम आएगा। तो ये एक ऐसी सुविधा है जो आपको पता रहनी चाहिए कि ईपीएफ जो है सिर्फ पेंशन, जैसे अभी साहब ने बताया कि आपके इनकम टैक्स का रिबेट उसी से मिलता है। अगर ईपीएफ का पैसा जितनी आपकी पूरी आय होती है, जितनी सरकार ने तय लिमिट करके रखी हुई है, उसमें से ईपीएफ का पैसा भी माइनस कर लिया जाता है और उसके बाद ही आपके ऊपर टैक्स लगाया जाता है। अलग अलग तरीके से अलग अलग स्लैब है, उस स्लैब को यूज किया जाता है टैक्सेशन के लिए। मैंने आपको बता दिया ईपीएफ और ईएसआईसी के लिए। अब आप ये बताइए कि अगर ऐसा ना हो, ईपीएफ और ईएसआईसी ना हो,
तो आपको कुछ ऐसा कुछ पता है कि कुछ हम कर सकते हैं? सपोज कोई ऐसा कर्मचारी है जो कि हमारे पेरोल पे नहीं, ठीक है, आपकी कंपनी में काम करता है, तो दुर्घटना होने के भी चांसेस हैं या उसको हमें सहायता पहुंचानी है। अब हम क्योंकि वो पेरोल पे नहीं है, जब वो पेरोल पे नहीं है तो हम ईपीएफ भी नहीं दे सकते और ईएसआईसी भी नहीं दे सकते। तो ऐसा क्या है जो हम करवा सकते हैं? किसी को कुछ ज्ञान है इसके बारे में? किसी के संज्ञान में कोई स्कीम या कोई पॉलिसी हो? हमारी समझ से ठीक है। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से दो ऐसी स्कीम है, अगर आपने ईपीएफ या ईएसआईसी नहीं भी ले रखा है या कर्मचारी के पास ईपीएफओ या ईएसआईसी नहीं है, तो भी एक्सीडेंट का कवर और लाइफ का कवर उन दोनों स्कीम से हो जाता है। एक स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना, ठीक है, जो कि 18 से 70 साल तक के लोगों के सबके लिए है, जिसमें 2 लाख तक का पैसा मिलता है, डिसेबिलिटी पे और डेथ पे दोनों पे ही। और इसी तरीके से डिसेबिलिटी पे, पार्शियल डिसेबिलिटी में उसमें 1 लाख रुपए मिलता है। बहुत बड़ी रकम इसमें जमा भी नहीं करनी होती है। 200 रुपए की मिनिमम स्कीम है, जो आप 200 रुपए सालाना, साल के हिसाब से आप 200 कुछ रुपए मिलते हैं, 224 रुपए हमारी समझ से बनते हैं। 224 रुपए की जो स्कीम है, उसको अगर आप पॉलिसी को लेते हैं तो प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना के जो ईएसआईसी करता है यूजुअली हर कंपनीज के लिए या हर इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे आप लोगों को बोलिए कि इस 200 रुपए की स्कीम को जरूर मतलब यूज करें। और जब वो यूज करेंगे, कभी खुदा ना खास्ता कभी ऐसा कुछ होता है, किसी को एक्सीडेंट होता है या कुछ हादसा हो जाता है, तो कम से कम 2 लाख रुपए उसको मिल पाए। दूसरी ऐसे एक स्कीम है AABY, जिसके माध्यम से क्या बोलते हैं 200 रुपए की ये भी स्कीम है, ज्यादा इसमें भी मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़ी रकम मांग रहे हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट के सरकारी इन दोनों ही स्कीम को लेने के लिए आपको या तो आपके बैंक में जाना है और या पोस्ट ऑफिस में जाना है, और कहीं नहीं जाना है, किसी एजेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। अपने ही बैंक में जाइए, बैंक में जाके बोलिए कि मेरे को प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना में अप्लाई कर। 200 रुपए 224 रुपए का वो बिल देंगे, 224 रुपए के बिल के हिसाब से जाके अप्लाई कर दीजिए और आपको आपका स्कीम का कागज भी मिल जाएगा। हादसा जब कुछ होता है तो बैंक में जाके अप्रोच करिए और वहां पे इसको अवेल किया जा सकता है, इस 2 लाख रुपए को। इसी तरीके से AABY के अंतर्गत में भी अगर हम AABY में जाते हैं तो भी हमें क्या बोलते हैं इसी तरीके से डेथ के लिए, इसी तरीके से डिसेबिलिटी के लिए पैसा मिलता है। एक चीज और उसमें है कि ऐसी घटना जो कि सड़क पे हो, उसमें भी मतलब सड़क दुर्घटनाओं में भी, जैसे आप बस से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं या बाइक से जा रहे हैं और आपके यहाँ सड़क दुर्घटना में किसी के साथ कुछ हादसा हो जाता है, तो AABY के अंडर में आपने अगर आप स्कीम ले रखी है तो आपको सुविधा मिलेगी। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे लोग पेरोल पे काम नहीं करते, बहुत सारे कॉन्ट्रेक्चुअल लोग काम कर रहे होते हैं या बहुत सारे क्या बोलते हैं कैजुअल लेबर्स काम कर रहे होते हैं। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा हो जा रहा है तो उनके पास EPFO नहीं है, ESIC नहीं है, तो उन लोगों को अपने यहाँ बोलिए कि अपने अपने बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाके इन स्कीम्स को अवेल जरूर करें। जो AABY की जो स्कीम है उसको एग्जैक्टली क्या बोलते हैं EPFO के साथ में ही पैरेलल रखा गया है, क्योंकि EPFO में स्कॉलरशिप का प्रावधान मिलता है, इसीलिए AABY में भी स्कॉलरशिप का प्रावधान मिलता है। बाकी आपने आयुष्मान भारत की स्कीम को आपने देखा ही होगा, आप लोग ने काफी सुना भी होगा कि आयुष्मान भारत की एक स्कीम है जिसमें काफी कुछ फैसिलिटीज मिलती हैं। किसी के पास आयुष्मान भारत का मतलब किसी ने रजिस्ट्रेशन करा के रखा है आप में से किसी ने भी? किसी के ने भी आयुष्मान भारत में रजिस्ट्रेशन कराया आपने? हमारी समझ से नहीं कराया। कोशिश करिए आयुष्मान भारत की स्कीम में अपने आप को एनरोल कराने की। आजकल तो ऑनलाइन हो रहा है, आपको ऐसा भी नहीं है कि आपको बाहर जाना है, आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, अपनी बेसिक डिटेल्स भर देनी है, अपनी बैंक की डिटेल भरिए, बैंक के माध्यम से ही आपका आयुष्मान भारत स्कीम में आप एनरोल हो जाएंगे। स्कीम का फायदा ये है कि कैंसर जैसी बड़ी बीमारी या डायलिसिस जैसी बड़ी बीमारी या ऐसे बड़े बड़े ऑपरेशन
क्योंकि क्या बोलते हैं, मैं कहूँगा कि कुछ लोगों तक कराना उनके लिए नामुमकिन है, या कुछ लोग इस तरीके से ये कर देते हैं कि इसका खर्चा इतना ज्यादा आएगा, हम क्यों इसका इलाज कर रहे हैं। वो बीमारियों का खर्चा आयुष्मान भारत उठा रहा है, और वो हर सरकार, मतलब हर प्रदेश की सरकार, हर राज्य की सरकार और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सुविधा आपको दी जा रही है। कोशिश करिए इन सुविधाओं को इस्तेमाल करने की। आपके लिए भी यही सुविधाएं महिलाओं के लिए भी। अपने यहाँ पे परिवार में जाके, अपने मोहल्ले में जाके जितने भी महिलाएं हैं, जितने भी महिलाएं हैं, बहनें हैं, उनको सबको ये बताइए कि इन स्कीम्स में वो जरूर पार्टिसिपेट करें। आपके पास अब क्या अपना स्कीम है, ठीक है, घर में जितने भी सदस्य हैं जो 18 साल से ऊपर हैं, सबके लिए इस स्कीम को लेने की कोशिश करिए। अगर आप स्कीम लेंगे तो जब कभी भी दुर्घटना होती है तो ये पैसा आपके काम आएगा। मैं कहूंगा कि इससे पहले ऐसा भी था कि मैंने खुद इंसिडेंट्स देखे हैं, इंस्टेंस हुए हैं जहाँ पे क्या बोलते हैं, अभी कोविड का ले लीजिए। कोविड में आपने देखा होगा कि बहुत लोगों की मतलब डेथ हुई, आकस्मिक मृत्यु हुई, और क्योंकि क्या बोलते हैं, आकस्मिक मृत्यु तो हो गई लेकिन परिवार के पास पैसे नहीं थे, तो वो अंतिम संस्कार तक नहीं हो पाया लोगों, जो लास्ट राइट्स थे वो भी हम नहीं कर पाए। कुछ परिवार ऐसे भी थे। और अगर इन स्कीम्स में, इन इनिशिएटिव्स में लोगों ने थोड़ा सा भी रुझान दिखाया होता, या जिन परिवारों ने रुझान दिखाया है, या उनके अपने अपनी कंपनियों ने उनके एम्प्लॉयज के लिए रुझान दिखाया, कम से कम उनको 30 से 35 हजार रुपए मिले। क्योंकि इन स्कीम में डेथ के टाइम पे जो प्रावधान था उसमें ये लिखा गया है बहुत क्लियरली कि जब भी अंतिम संस्कार करने के विधि जो है उसमें जो पैसा लगता है उसमें 30 हजार रुपए तक मिल सकते थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी, अभी तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड के टाइम पे जितने लोग एक्सपायर किए हैं, अगर उनका मेडिकली प्रूफ है और मेडिकल डॉक्यूमेंट है तो 51,000 रुपए देने की बात की है। लेकिन आपको काम वही करना पड़ेगा, ऑनलाइन जाके रजिस्टर करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे मेरे घर में आकस्मिक मृत्यु हुई है, उनका डेथ सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। अपने अपने नजदीकी सीएससी सेंटर्स में जाएंगे आप, सीएससी सेंटर में जाके इस चीज का प्रावधान है, वहाँ पे ऑनलाइन एक फॉर्म है, उस फॉर्म को भरिए। फॉर्म को भरने के बाद अपने पूरी डिटेल्स भरिए, उस डेथ सर्टिफिकेट को अपलोड कर दीजिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड, सब चीज को अपलोड कर दीजिए, और आपके खाता के डिटेल्स भी अपना अपलोड कर दीजिए। जब ये सारी चीजें अपलोड हो जाएंगी, वहां से कंफर्मेशन आ जाएगा, जोनल ऑफिसर जो है वो सर्टिफाई कर देगा, हॉस्पिटल सर्टिफाई कर देगा, उसके बाद आपके पास खाते में पैसा आ जाएगा। लेकिन ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये प्रावधान तो शुरू किए गए, लेकिन प्रावधान को यूज करने के लिए, अवेल करने के लिए आप लोग को इन प्रावधानों में रजिस्टर करवाना पड़ेगा। हाँ जी योगेश जी बताएं। सर मैं ये पूछना चाह रहा था, ये आयुष्मान भारत कार्ड के लिए कुछ कंडीशन भी होते हैं अप्लाई करने के लिए, ये सभी कर सकते हैं? देखिए आयुष्मान भारत के लिए कर सभी सकते हैं, ठीक है, ऐसा कंडीशन नहीं है। कंडीशन सिर्फ एक चीज की उसमें रखी गई थी कि जो उम्र है, पहले जो उम्र है वो 60 साल तक का ही रखा है। 60 साल से ऊपर वालों में प्रावधान अभी नहीं है, लेकिन 60 साल से नीचे वालों में प्रावधान है। लेकिन सर जब मैंने इसको अप्लाई करने के लिए कोशिश की तो उसमें मैंने देखा कि जिन लोगों का राशन कार्ड है वही उनके ही नाम आ रहे हैं, बाकियों के नहीं आ रहे। देखिए राशन कार्ड भी 3 लेवल के होते हैं। एक्चुअली हो क्या रहा है, हमारे लोगों को ये नहीं पता है कि राशन कार्ड में क्यों अप्लाई करूं। होता क्या है कि राशन कार्ड के 3 लेवल है, ठीक है, जी हर हर लेवल पे हर सुविधा नहीं, लेकिन राशन कार्ड मैं बोलूंगा सबको बनवाना चाहिए। हम करते क्या है, हम पैन कार्ड भी बनवाते हैं, हम आधार कार्ड भी बनवाते हैं, ठीक है, लेकिन हम राशन कार्ड नहीं बनवाते। हम वोटर आईडी कार्ड तो बनवा लेते हैं लेकिन राशन कार्ड नहीं बनवाते। जबकि राशन कार्ड जब आप बनवाने जाएंगे तो वहां पे वो आपसे आपका क्या बोलते हैं इनकम लेवल पूछेगा, जी ठीक है, इनकम लेवल के हिसाब से राशन कार्ड का लेवल बनता है। लेकिन राशन कार्ड ना होने के प्रावधान से आपको आयुष्मान भारत स्कीम आप नहीं अप्लाई कर पाए। आयुष्मान भारत की स्कीम में आपने रजिस्टर भी कर लिया, अगर आप ईएसआईसी और ईपीएफओ के अंडर में आ रहे हैं तो अब आपको आयुष्मान भारत का फैसिलिटी नहीं मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगी। नहीं मिल पाएगी। अगर आप ईएसआईसी, आपने ईएसआईसी ले रखा है, आपने ईपीएफ ले रखा है, तो वहां कैसे होगा फिर? तब जो खर्चा होगा वो ईएसआईसी के थ्रू माध्यम से होगा। देखिए
जो पॉलिसीज हैं या जो स्कीम है वो इसलिए बनाई गई है कि इस आदमी के पास ये पॉलिसी नहीं है, ठीक है, या ये स्कीम इसको अवेल नहीं कर सकता है। अब आपके पास ईएसआईसी है, अगर आपके पास ईएसआईसी है तो आपको आयुष्मान भारत का क्या करना है? कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जितने भी हॉस्पिटल इम्पैनल्ड ईएसआईसी से हैं वही हॉस्पिटल क्या बोलते हैं आयुष्मान भारत से इम्पैनल्ड है। तो आप दो जगह रजिस्टर एक ही चीज के लिए कैसे करें? ठीक है, तो ईएसआईसी अगर है तो आपको आयुष्मान भारत रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं। तो कर्मचारी जितने लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं और अगर वो पेरोल पे हैं तो ईएसआईसी में अपने आप को रजिस्टर कराइए। आपका अपने आप बाय डिफॉल्ट आयुष्मान भारत की स्कीम के अंडर में जितने प्रोग्राम से आपको मिलेंगे, ठीक है, वो कंपनी क्योंकि आपने इंश्योरेंस ईएसआईसी करा रखा है इसलिए। किसी का और कोई सवाल? अब मैं बताता हूँ आपको। आपके यहाँ बहुत सारे लोग काम करते होंगे, बहुत कर्मचारी काम करते हो, घर में महिलाएं काम कर रही हैं, आप जहाँ जहाँ रह रहे हैं वहां पे महिलाएं काम कर रही हैं। महिलाओं के लिए कुछ स्कीम्स हैं जो आप लोग को, मतलब सपोज आपके घर में कोई काम करने आती हैं, सपोर्ट करने आता है कोई, आपको कुछ कुछ चीजें आप बता सकते हैं जो उनको शायद नहीं पता है। उसमें से एक स्कीम है जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की स्कीम है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मातृत्व योजना, मातृत्व वंदना योजना। जब कभी भी कोई महिला माँ बनती है, ठीक है, तो वहां पे उनको 5 से 6,000 रुपए, 6,000 रुपए की मियाद है, 5,000 रुपए तो मिलता ही मिलता है, उनको मिलता है, ठीक है। लेकिन इसके लिए करना क्या होता है कि अपने नजदीकी हेल्थ सेंटर में, पीएचसी सेंटर में जाके रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। जिस दिन वो महिला रजिस्टर कराती है उसको 1,000 रुपए मिल जाता है, ठीक है, और वहां से उसका कार्ड भी बन जाता है और टीकाकरण का जितना जो प्रावधान है सारा वो हो जाता है। प्रेगनेंसी से 6वें महीने के बाद, प्रेगनेंसी के 6वें महीने फिर क्या बोलते हैं 2,000 रुपया और दिया जाता है, और बाकी और टीकाकरण का स्कीम तो जो प्रोसेस है वो चलता ही है। और जब बच्चा हो जाता है, बच्चे को पहला टीका लगता है, तब फिर 2,000 रुपये दिए जाते हैं। इस तरीके से 5,000 रुपये महिलाओं को मिलते हैं जो गर्भवती महिलाएं हैं। अलग अलग सरकार ने अलग अलग स्कीम किया, जैसे मध्य प्रदेश ने अभी अभी अनाउंस किया कि जो 6,000 मिलता था वो अब 15,000 मिलने लग जाएगा। तो सरकार अपने अपने तरीके से अलग अलग राज्य में अलग अलग चीज स्कीम्स के बारे में बता रही हैं और सुविधाएं प्रदान कर रही हैं। लेकिन आप लोग को ये सुविधाएं पता रहनी चाहिए। आप लोग को ये सुविधाएं पता रहेंगी तभी आप लोगों को क्या बोलते हैं बता पाएंगे या ये फैसिलिटी को अवेल कर पाएंगे। एक चीज और बताऊंगा, आप सबके बच्चे पढ़ते होंगे, छोटे या बड़े, सभी स्कूलों में पढ़ते होंगे। आप में से किसी ने भी स्कॉलरशिप में, नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम में अपने बच्चों को अप्लाई करवाया? किसी के ने भी यहाँ पे स्कॉलरशिप बच्चों को दिलवाने की कोशिश की है? चाहे वो इंजीनियरिंग कर रहे हो, मेडिकल कर रहे हो, या पढ़ाई कर रहे हो स्कूल में नॉर्मल, या आईटीआई भी कर रहे हो, किसी ने कभी ये कोशिश किया कि बच्चे की फीस जो है उसके लिए स्कॉलरशिप मिल जाए? नहीं करवाया। इंचार्ज से मैं कहूंगा कि एक दिन नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम करके, जो गूगल में आप करेंगे ना, आप लोग मोबाइल यूज, सब लोग यूज करते हैं, तो मोबाइल में अगर आप डालेंगे नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम तो वेबसाइट खुल के आ जाती है, ठीक है। लिंक मैं भेज दूंगा, उस लिंक से माध्यम से पहले उसको पूरा पढ़िए। बच्चा चाहे वो स्कूल में पढ़ रहा हो, चाहे कॉलेज में पढ़ रहा हो, चाहे आईटीआई कर रहा हो, उसकी जो भी फीस है, ठीक है, करना क्या है, बच्चे का ईमेल आईडी अकाउंट जरूर होना जरूरी है। बच्चे का मोबाइल नंबर आप देंगे, ईमेल आईडी अकाउंट जरूर बनाएंगे। बच्चे का किस स्कूल में उसने एडमिशन करा रखा है उसका आई कार्ड होगा, और अगर आई कार्ड नहीं है तो एक स्कूल बोनाफाइड सर्टिफिकेट देता है कि बच्चा इस स्कूल में पढ़ रहा है, इस क्लास में पढ़ता है, इसका ये सेशन है और ये इसकी फीस है। उस बोनाफाइड सर्टिफिकेट, इतनी चीजें जो है आपके पास हो जाए, बच्चे का आधार कार्ड, बच्चे का ईमेल आईडी, बच्चे का फोन नंबर, बच्चे की फोटो, और वो बोनाफाइड सर्टिफिकेट, नहीं तो स्कूल का आई कार्ड, इतनी चीजें अगर आपके पास हैं तो आप लॉग इन कर सकते हैं इतनी चीजों के साथ में। जब आप लॉग इन करेंगे, ये डिटेल्स भरेंगे और स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे, वहां पे एक चीज और लगती है कि आपकी अपनी आय क्या है, अपनी आमदनी क्या है, माता पिता की दोनों की मिला के आमदनी कितनी आ रही, कितनी है। जब आप ये सब भर देंगे तो
स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर देंगे कि मैं बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, मुझे बच्चे की स्कॉलरशिप के लिए मदद चाहिए। आपकी आय के अनुसार, अगर आपकी आय कम होगी तो स्कॉलरशिप ज्यादा मिलेगी, अगर आपकी आय ज्यादा होगी तो स्कॉलरशिप कम मिलेगी। लेकिन आपकी आय के हिसाब से स्कॉलरशिप आप अप्लाई कर पाएंगे। स्कॉलरशिप जैसे ही आप अप्लाई कर देते हैं तो सबसे पहले वो जो फॉर्म है वो आपके बच्चे के स्कूल के प्रिंसिपल के पास जाता है। वो और पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है, किसी भी तरीके से ऑफलाइन कोई प्रोसेस नहीं। वो पहले उनके प्रिंसिपल के पास जाएगा, प्रिंसिपल उसको वेरीफाई करेगा। जब प्रिंसिपल वेरीफाई कर देगा तो नोडल ऑफिसर के पास जाएगा जो डिस्ट्रिक्ट में बैठते हैं। जब डिस्ट्रिक्ट का नोडल ऑफिसर वेरीफाई कर देगा तो डीएम के पास जाएगा। जब डीएम वेरीफाई कर देगा तो स्कॉलरशिप मिलने में जो समय लगता है उतने समय के अंदर में 15 दिन से 1 महीने के अंदर में आपके बच्चे की स्कॉलरशिप शुरू हो जाएगी या आ जाएगी। तो इन सब चीजों को आप अवेल करने की कोशिश करिए कि ये जो तरीके जो मैंने आपको अभी बताए, इन चीजों को जैसे आपके पास नहीं है सुविधा तो किसी से मदद मांग के अपने ऑफिस में मदद मांगिए, या एक दिन ऑफिस के कर्मचारियों को एक-एक करके इस स्कॉलरशिप के बारे में मतलब बताया जाए या स्कॉलरशिप के स्कीम्स में बच्चों को एनरोल कराया जाए। लेकिन इसके लिए जरूरी चीजें जो मैंने आपको बताई है, बच्चे की फोटो, बच्चे का आधार कार्ड, बच्चे का स्कूल का सर्टिफिकेट, आपकी आय का सर्टिफिकेट, ये सब पहले तैयार कर लीजिए। और 10 मिनट लगता है स्कॉलरशिप के भरने के लिए बस। जैसे ही आपने तैयार कर दिया सब अपलोड कर देंगे, वो अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट चला जाएगा आपके स्कूल के बच्चे के स्कूल के प्रिंसिपल के पास और वो उसको वेरीफाई करेंगे। ये कुछ स्कीम्स में इसलिए आपको बता रहा हूँ कि हम जो मिशन शक्ति में जो बता रहे हैं एक्चुअली, मिशन शक्ति के माध्यम से हम बताना ये चाह रहे हैं कि किस तरीके से बालिकाओं को, महिलाओं को हम साक्षर कर सकते हैं, आत्मनिर्भर बना सकते हैं, उनको सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं या स्वावलंबी बना सकते हैं। और भी कुछ चीजें हैं जो मतलब अगर महिलाएं यहाँ रहती तो हमारे और भी टीम्स जुड़ जाती हैं और भी चीजें उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड बताने के लिए, उनको स्वावलंबी बनाने के लिए क्या क्या एसएचजी के माध्यम से वो काम कर सकती हैं, कैसे वो और वोकेशनल स्किल सीख सकती हैं, कहाँ वोकेशनल स्किल के लिए जाना है और उनको कैसे बताया जाए कि आप यहाँ पे अप्रोच करिए, ये राइट अप्रोच होगा। ये हम सब चीजें लोगों को सिखा रहे हैं या बता रहे हैं। मैं चाहूंगा आप लोग के कुछ प्रश्न हो तो जरूर लें। किसी का भी कोई प्रश्न है तो जरूर बताएं मेरे को। किसी का भी कोई प्रश्न है? नहीं है। आपको मैं कुछ चीजें और बता दूं कि आपने देखा होगा कि आप हम लोग अमूमन बहुत बीमार पड़ते हैं, ठीक है, ज्यादा कदा हमें डॉक्टर की जरूरत भी पड़ जाती है। कोविड के दौरान पे उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अच्छी स्कीम शुरू की जिसको ई संजीवनी के नाम से जानते हैं। गूगल करेंगे ई संजीवनी लिख के आ जाता है। ई संजीवनी में आपको रजिस्टर करना होगा और ई संजीवनी में जब आप रजिस्टर करेंगे तो किसी भी टाइम पे, चाहे आपको सर्दी है, खांसी है, जुकाम है, बुखार है, कैसी भी समस्या है, आपको डॉक्टर का नंबर सहित उसमें मिलता है और ऑनलाइन आप डॉक्टर से कंसल्टेंसी कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और कुछ भी पैसा नहीं लगता है, 1 भी रुपया नहीं लगता है। उत्तर प्रदेश सरकार की इस स्कीम को पूरे भारत में सबसे ज्यादा सराहा गया। कोविड के दौरान पे लोगों के मेंटल एंजाइटी बढ़ गई कि यार काम कैसे होगा, पैसे कैसे आएंगे, धंधा ठप पड़ गया, या क्या बोलते हैं नौकरी नहीं मिल रही है, स्कूल बंद हो गया, बच्चे बीमार है, बच्चे कहाँ लेके जाएं। ये स्कीम तब शुरू गई थी, ई संजीवनी की पोर्टल जो है। ई संजीवनी के पोर्टल को बहुत ज्यादा सराहा गया और ये अभी भी चालू है। तो कभी भी आपको ऐसा समस्या लगे, आप लोग सोचते हैं यार डॉक्टर के पास जाएंगे फीस लग जाएगी, बुखार है, पता है पैरासीटामोल ही देना है, पता है क्या बोलते हैं डॉक्टर एक पैरासीटामोल दे देंगे, एक एंटीबायोटिक दे देंगे, लेकिन सही जानकारी देंगे साथ कि क्या करना चाहिए, 3 दिन के बाद क्या करना चाहिए, या किसी भी समस्या के बारे में जो जानकारी है वो सबसे अच्छे तरीके से डॉक्टर बता पाता है। तो ई संजीवनी के पोर्टल पे जाइए, वहां से अपने आप को रजिस्टर करिए। वहां पे रजिस्टर करने में भी आपको कुछ करना नहीं है, ईमेल आईडी के साथ में और फोन नंबर के साथ में आप जुड़ जाते हैं। वहां तो आपके डॉक्यूमेंट भी नहीं लगते हैं, लेकिन आप वहां जो कुछ ऐसे वॉलंटियर्स डॉक्टर्स हैं जो आपकी समस्याओं को फ्री ऑफ कॉस्ट सुनते हैं और आपको सुझाव भी देते हैं। वो प्रिस्क्रिप्शन भी लिख के देते हैं जैसे बाकी डॉक्टर लिख के देते हैं। आपका प्रिस्क्रिप्शन आपके पास आ जाएगा, कम से कम वो जो पैसा है जो डॉक्टर को देने का पैसा लगता है कंसल्टेंसी का,
100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए वो आपके बचेंगे। तो ये कुछ ऐसी स्कीम है, कुछ ऐसे प्रावधान है उत्तर प्रदेश सरकार के, जिनको आप अवेल करने की कोशिश जरूर करिए। बाकी मैंने आपको, क्योंकि आज हम साक्षरता के बारे में ही बात कर रहे थे, तो मैंने साक्षरता के जो 4 पिलर हैं या 5 पिलर हैं, तो मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से हम साक्षरता ला सकते हैं, जो आर्थिक साक्षरता की बात है। इसी के साथ में कुछ एक एक चीज के बारे में और बताना चाहूंगा। हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि बैंक में सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, या पोस्ट ऑफिस में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है। वही बैंक और उसी पोस्ट ऑफिस में जाइए और कोशिश करिए म्यूचुअल फंड में भी अपने आप का अपना पैसा लगाने की। म्यूचुअल फंड एक ऐसा प्रावधान है जहाँ पे पैसा जो है वो आधा पैसा सरकारी चीजों में और आधा पैसा प्राइवेट की चीजों में लगाया जाता है, लेकिन बैंक के माध्यम से लगाया जाता है या पोस्ट ऑफिस के माध्यम से लगाया जाता है। तो आपको अगर एक तरीके से स्वावलंबन होने का दूसरा एक तरीका ये है कि जब पैसे को आप लगा रहे हैं, लेकिन हाँ ये जरूरी है कि जब आप म्यूचुअल फंड को यूज करें तो किसी भी एजेंट की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने बैंक में जाइए, मैं तो कहूँगा SBI बैंक में जाइए और या PNB बैंक में जाइए, जो आपका बैंक है वहां पे जाइए, उनको बोलिए कि हमको म्यूचुअल फंड शुरू करना है। अपने म्यूचुअल फंड को शुरू करने के 500 रुपए से शुरू करिए, जिसको आप अपने हिसाब से कर भी सकते हैं। यदि आपको करना चाह रहे हैं तो करिए, कंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो करिए, नहीं कंटिन्यू करना चाहिए ब्रेक करते जाइए। लेकिन म्यूचुअल फंड एक ऐसा साधन है जहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि 12% तक का इंटरेस्ट लोगों को मिलता है और सबसे सेफ, क्योंकि बैंक के माध्यम से या पोस्ट ऑफिस के माध्यम से। तो ये कुछ प्रावधान है या स्कीम्स हैं जो कि मैंने आप तक साझा किए। आप लोग के कुछ प्रश्न हो तो बताइए, नहीं तो फिर आज का सेशन शुरू कर दिया जाए, खत्म किया जाए। और धन्यवाद सभी का। कोई सवाल आप लोग के? चलिए धन्यवाद, मैं सेशन को खत्म कर रहा हूँ। ओके।